हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग आवर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आवर वोकैबुलरी एंड ऑल्सो कीपिंग ourselves updated with certain important news। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेस होना मतलब क्या है? प्रोग्रेस का एंटोनिम होता है रिग्रेस, प्रोग्रेस का उल्टा होता है रिग्रेस। और ये किस चीज पर है? ऑन द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू डेटा ऑन इट्स पॉलिसीज। मतलब जो डेटा है, डेटा किस बात पर है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर जो डेटा पब्लिश किया गया है या जो डेटा मिला सबके सामने, उस पर सरकार का रिस्पॉन्स कैसा है? ऑन द रिस्पॉन्स टू द डेटा ऑन इट्स पॉलिसीज। इस आर्टिकल पर आज हमारा डिस्कशन होगा। और हमेशा की तरह हम सबसे पहले थोड़ा सा वोकैबुलरी देखेंगे ताकि हम अपने पैसेज को अच्छे से डिकोड कर पाएं, समझ पाएं। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट वर्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिटर्न टू अ प्रीवियस, है ना? प्रीवियस मतलब जो पहले स्थिति थी वहीं पहुंच गए, फिर वहीं पहुंच गए। तरक्की नहीं हो रही है मतलब अब वहीं पर पहुंच गए, जहां पहले थे, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। सो दैट इज रिग्रेशन। ठीक है। लेस एडवांस्ड और वर्स स्टेट, या तो जहां से शुरू किया था वहां पहुंच गए या तो उससे भी पीछे हो गए, है ना? तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन। सिनोनिम्स क्या है? रेट्रोवर्जन। रेट्रोवर्जन हम कहते हैं ना, रेट्रो मोड होता है मतलब पुराने जमाने का मोड, है ना? कैमरा में होता है ना रेट्रो मोड। सो पुराने जमाने का मोड, तो पुराने जमाने का मोड मतलब यू आर गोइंग बैक इन टाइम, राइट? सो रेट्रोवर्जन। रिवर्स होना, रिवर्जन। लैप्स, जब कोई कमी होती है तभी अक्सर ऐसा होता है कि रिवर्स हो रहा है चीज, रेट्रोवर्जन हो रहा है ना? एंटोनिम क्या है? डेवलपमेंट and evolution. Development and evolution. A regression has occurred in the overall political situation. Overall जो political situation है उसमें क्या हुआ है? एक regression आया है, यानी कि प्रगति का उल्टा हुआ है, विकास का उल्टा हुआ है ना? मतलब आप जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए हैं, या जहां से शुरू किए थे उससे भी खराब परिस्थिति में आप पहुंच गए हैं। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? IVE एंडिंग वर्ड है स्टूडेंट्स, तो याद रखें कि ये एडजेक्टिव है, ये किसी ना किसी पर्सन या थिंग की विशेषता बताएगा। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? वॉन्टिंग और ट्राइंग टू हर्ट, बदला लेने का भावना है, किसी को नुकसान पहुंचाने का भावना है, तो हम उस इंसान को विंडिक्टिव कहेंगे। हम उस इंसान को क्या कहेंगे? विंडिक्टिव। और वो भी विदाउट गुड रीजन, कोई रीजन भी नहीं है, ठीक है, बस नुकसान पहुंचाना है, इसको तो हमें परेशान करना है। विंडिक्टिव, दैट्स विंडिक्टिव एटीट्यूड। ठीक है। मलीशियस, माल मीन्स बैड, इविल, मलीशियस मीन्स इल विल, बुरी भावना रखने वाला। मर्सीलेस, ऐसे लोग कैसे होते हैं? मर्सीलेस होते हैं, है ना? दयाहीन होते हैं। एंड रिसेंटफुल, रिसेंटफुल मतलब गुस्सा भरा है, बदले की भावना से भरे हुए हैं। एंटोनिम क्या होगा? मर्सीफुल या फिर बेनिवलेंट। He accused her of being vindictive. He accused her of being vindictive मतलब उसने उस लड़की पर आरोप लगाया कि ये बदले की भावना से भरी हुई है, राइट? प्राइमा फेसी, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी का मतलब होता है जो चीज बहुत क्लियर है, जो दिख रहा है। प्राइमा फेसी, आप देखिए, मतलब जो प्राइम कंसिडर हम करेंगे, जो भी चीज जो इंपॉर्टेंट अभी कंसिडर करेंगे, जो दिख रहा है वही मान लेंगे, उसको हम कहते हैं प्राइमा फेसी। मान लीजिए कहीं कोई अपराध हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, कोई चोरी हुई है, हम कह रहे हैं प्राइमा फेसी लग रहा है कि इसमें यहाँ का जो सर्वेंट है वो इन्वॉल्व है। मतलब प्राइमा फेसी मतलब देख के जो लग रहा है। बात कुछ और हो सकती है, लेकिन प्राइमा फेसी लग रहा है कि सस्पेक्ट जो है वो सर्वेंट होगा। ठीक है। प्राइमा फेसी, प्लेन और क्लियर ऑन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और एट फर्स्ट व्यू। ठीक है। सेल्फ एविडेंट, ऑब्वियस, जो चीज ऑब्वियस लग रही है या सेल्फ एविडेंट लग रही है, बट रिमेंबर दैट डज नॉट मीन दैट इट इज ट्रू। ठीक है। सेल्फ एविडेंट, क्लियर, ऑब्वियस। एंटोनिम क्या होगा? हिडन, जो छुपी हुई बात हो, जो इम्पॉसिबल हो। एक तो हो गया जो दिख रहा है वही पॉसिबल लग रहा है ना? तो जो नहीं हो सकता, मे बी वो।
There was a prima facie case that a contempt of court had been committed. Contempt of court का मतलब होता है कोर्ट की अवमानना, कोर्ट का अपमान. मान लीजिए कि कोर्ट ने आपको बुलाया है तो आपको हाजिर होना है. अगर आप वहां नहीं जाते हो तो आप कोर्ट का एक तरह से कोर्ट की अवज्ञा कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना. सो देयर वाज अ प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्राइमा फेसी केस दैट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन कमिटेड. भाई नहीं आया तो देख के तो यही लग रहा है कि उसने कोर्ट का अपमान किया, लेकिन बाद में पता चल सकता है कि हाँ कोई ना कोई ऐसा रीजन हो गया हो कि वो आ ना पाया हो, है ना. लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है. आई होप आपको इसका मीनिंग भी समझ आ गया है और इसको सेंटेंस में यूज करना भी आपको अच्छे से आ गया है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टाइल. हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय हॉस्टाइल? हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी. किसी के खिलाफ एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, अगेंस्ट वाली फीलिंग्स हो, प्रतिकूल भाव हो, उसको हम कहते हैं हॉस्टाइल. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी. हॉस्टाइल मतलब दुश्मन जैसा भाव रखना. सिनोनिम्स क्या है? एडवर्स, बेलिजरेंट. एंटोनिम क्या है? एमिटी, सिंपैथेटिक. एमिटी मतलब फ्रेंडशिप, मैत्री पूर्ण भाव रखना या मैत्री भाव रखना. दैट्स एमिटी. आई एम नॉट हॉस्टाइल टू द आइडिया ऑफ चेंज एज सच. आई एम नॉट हॉस्टाइल टू, आई एम नॉट हॉस्टाइल टू यू मतलब मैं तुम्हारे लिए दुश्मन जैसा भाव नहीं रखती हूँ. आई एम नॉट हॉस्टाइल टू योर सजेशन मतलब तुम जो सजेशन दे रहे हो उस सजेशन के लिए ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ. ठीक है, हो सकता है कि मैं उसको मान नहीं रही हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ. आई एम नॉट हॉस्टाइल टू. ठीक है, आई एम नॉट हॉस्टाइल टू द आइडिया ऑफ चेंज एज सच. ओके, coming to the next one, debunk. What do we mean by debunk? It is a verb which means कोई चीज सही नहीं है ये दिखाना. ठीक है, to show that something is not true. ठीक है, reduce the inflated reputation of. debunk करना, कोई अपनी reputation बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, आपने उसकी असलियत सामने रख दिया, आपने debunk कर दिया. ठीक है, टू शो दैट समथिंग इज नॉट ट्रू. आपने क्या किया? आपने सच्चाई सामने रखा, उसको हम कहते हैं डिबंक करना, उसे हम कहते हैं डिबंक करना. ठीक है, स्पॉन या कॉज एंटोनिम्स होंगे रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड या इम्पीडेड. हिज क्लेम्स वर लेटर डिबंक्ड बाय फेलो एकेडमिक्स. जो उसके साथ वाले एकेडमिक्स थे उन्होंने उसके दावे को डिबंक कर दिया मतलब असलियत सामने ला दिया. ठीक है, डिबंक कर दिया मतलब असलियत सामने ला दिया. ट्रांसपायर्ड. व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपायर? ट्रांसपायर होना मतलब कोई भी चीज घटित होना या फिर जानकारी में लाना. टू बिकम नोन, कोई चीज सामने आ गई सबके, है ना. ट्रांसपायर्ड सामने आ गया या पता चल गया. ठीक है, टू बिकम नोन पता चलना. टू बी शोन टू बी ट्रू. ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रांसपायर और डिबंक कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है. डिबंक में भी आप असलियत सामने ला रहे हैं, ट्रांसपायर में भी असलियत जो है वो सामने आ रही है ना. टू हैपन, इसका और एक मीनिंग है घटित होना. इसका और एक मीनिंग है घटित होना मतलब एक तो है असलियत सामने आना, दूसरा है घटित होना. सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, घटित होना या फिर सामने आना. ठीक है, नाउ सिनोनिम्स क्या होगा? अराइज उत्पन्न होना, बिफॉल, एंस्यू या फिर एंटोनिम्स होंगे रिप्रेस या सीज. इट ट्रांसपायर्ड दैट द गैंग हैड अ कॉन्टैक्ट इनसाइड द बैंक. इट ट्रांसपायर्ड मतलब सबके सामने आया कि जो रॉबर्स थे, ठीक है, जो रॉबर्स का गैंग था उनका बैंक के अंदर कोई कॉन्टैक्ट था, उनका बैंक के अंदर कोई कॉन्टैक्ट था. ठीक है, चलिए. ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? IBLE एंडिंग वर्ड जो भी होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं. ठीक है, नाउ सीमिंग और सेड टू बी ट्रू और रियल बट वेरी पॉसिबली नॉट ट्रू. ऑस्टेंसिबल मतलब कोई चीज, ये प्राइमा फेसी जैसा है इसका मीनिंग, मतलब देखने पर लग रहा है कि ये सच है. ऑस्टेंसिबली मतलब जो देखने में लग रहा है, प्राइमा फेसी सही लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं हो सही हो, जरूरी नहीं हो, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो ऑस्टेंसिबली मतलब जो दिख रहा है, ऑस्टेंसिबल मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक. ठीक है, एविडेंट, प्रोबेबल, आज ही हमने देखा एक वर्ड और प्राइमा फेसी, वो भी इसी का सिनोनिम है. एंटोनिम क्या होगा? हिडन या फिर इम्पॉसिबल. द ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हिज एब्सेंस वाज इलनेस. उसकी अनुपस्थिति का ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब जो ऑब्वियस रीजन है या जो दिखाई दे रहा है, सबको पता है, वो ये कि वो बीमार है. अब वो अनुपस्थित क्यों है, क्यों नहीं आया है? वो वाकई में बीमार है इसलिए नहीं आया, या
कुछ और रीजन है, ठीक है, जो भी है, बट देखने में जो हमें पता है या जो ऑब्वियस रीजन है वो ये कि वो बीमार है. पेग्ड, व्हाट डू वी मीन बाय पेग्ड? एक्सपेक्टेड टू डू और बी समथिंग. दूसरा है टू रिकग्नाइज और डिस्कवर व्हाट समथिंग इज. कोई भी चीज आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, या फिर फिक्स करना, ठीक है, या फिर फिक्स करना कोई भी चीज. अगर मैंने कहा कि दिस पेन इज पेग्ड टू द बोर्ड, मतलब यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ठीक है. सिनोनिम्स इसके होंगे रैंक्ड, क्लासिफाइड, रेलिगेटेड. एंटोनिम्स होंगे लम्प्ड या फिर कंफ्यूज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना रिकग्नाइज करना, पहचान करना, तो पहचान करने का एंटोनिम कंफ्यूज करना होगा, ठीक है. नाउ वेज इंक्रीजेस वर पेग्ड एट 5%. अब यहाँ पे हमने पेग्ड का फर्स्ट मीनिंग क्या देखा था? एक्सपेक्टेड टू डू और बी समथिंग. सो यहाँ हम कह रहे हैं कि वेज इंक्रीजेस जो है, जो सैलरी में इंक्रीजेस है, वेज इंक्रीजेस है, उनको कहाँ पेग किया गया था, कहाँ पे फिक्स किया गया था, या कहाँ माना गया था कि ये होगा 5% पर, है ना. कहाँ पर माना गया था, कहाँ पे फिक्स किया गया था? 5% पे. शेनानिगन्स. शेनानिगन्स का मतलब क्या होता है? सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज यूजुअली ऑफ पीपल ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप, ठीक है. रोगरी, डेविल्ट्री. देखो सीक्रेट या डिसऑनेस्ट, हम डिसऑनेस्ट बोल रहे हैं ना, तो डेविल्ट्री, मिसचिफ, रोगरी. अब ऑब्वियसली डेविल हम कहते हैं ना, सीधा इंसान जो होता है, साधारण इंसान जो होता है, वो खुरापात नहीं करता, है ना. सो खुरापाती शेनानिगन्स. लेकिन सीधे, सादे, सिंप्लिसिटी या फिर ट्रुथफुलनेस, जो सच्चे लोग होते हैं वो सब खुराफात वगैरह में या उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ट्रुथफुलनेस. शी वुडंट पुट अप विथ हिज शेनानिगन्स. पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. तो वो उसके शेनानिगन्स को टॉलरेट नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, यानी उल्टी सीधी हरकतें जो उसके धोखे हैं या डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज है, जो गलत काम है, उनको वो टॉलरेट नहीं करेगी. रोबस्ट हम कई बार पढ़ चुके हैं. रोबस्ट, और स्पेशली अगर फाइनेंशियल डेटा का बात आ जाता है तो रोबस्ट वर्ड आता है. रोबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है. रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, इट इज एन एडजेक्टिव. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तगड़ा और स्वस्थ, ठीक है. नाउ एंटोनिम्स क्या होंगे? विगरस, प्रॉस्परस, स्टर्डी. एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर फ्लैबी एंड इनफर्म. इनफर्म का मतलब होता है वीक, इनफर्म का मतलब होता है वीक. द कंपनी इज टेकिंग अ मोर रोबस्ट अप्रोच टू मैनेजमेंट, मतलब कंपनी मैनेजमेंट के लिए और स्ट्रॉन्ग अप्रोच ले रहा है और रोबस्ट नजरिया बना रहा है. कॉल इनटू फ्रेजल वर्ब है. कॉल इनटू क्वेश्चन, टू आस्क और टू बिकम. इफ यू आर कॉलिंग इनटू समवन, है ना, कॉलिंग इनटू समवन मीन्स आप किसी को कहीं उपस्थित होने के लिए कह रहे हैं, ठीक है. टू रिक्वेस्ट टू वंस एड और एक्सपर्टाइज, यू ऑल्सो मीन, मान लीजिए अगर आप किसी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आप कह रहे हैं कि आई कॉल्ड इन माई सीनियर्स टू हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट, मतलब वहाँ पे अपने सीनियर्स को बुलाया, वहाँ पे उपस्थित होने के लिए नहीं, उनकी एक्सपर्टीज के लिए, ठीक है. एंड टू कॉल अ स्पेसिफिक प्लेस बाय फोन. Obviously, Eva called in to stay that she was ill, मतलब उसने कॉल किया. हम देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टू कॉल अ स्पेसिफिक प्लेस बाय फोन, है ना. सो ईवा कॉल्ड इन. हम सिंपली ये भी कह सकते हैं ईवा कॉल्ड टू से दैट शी वाज इल. This is a phrasal verb which places more emphasis on formal communication. Put into मतलब to add a quality to something, ठीक है. एंड टू गिव मनी और एफर्ट टू एन एक्टिविटी, किसी मनी या किसी एक्टिविटी को मनी या एफर्ट देना भी गिव इन टू हो गया. ही पुट्स अ लॉट, देखो पुट्स इनटू क्या? अ लॉट ऑफ एनर्जी. ही पुट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू हिज परफॉर्मेंसेस, वो अपने परफॉर्मेंसेस पे बहुत सारी एनर्जी लगाता है. वी हैव पुट बैक, ठीक है. वी हैव पुट ऑल आवर प्रॉफिट्स बैक इन टू द कंपनी, हमें जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमने फिर से कंपनी में डाल दिया है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड सरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर आप लोगों को हमारा कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच मिलेगा, जहां पर 100+ आवर्स का आपको VOD क्लासेस मिलेगा, जिसपे पूरा का पूरा ग्रामर and grammar with concept wise practice questions from previous years, dedicated vocabulary sessions and dedicated around 20 to 30
पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सेशंस आपको मिलेंगे एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में से अलग अलग एग्जाम्स में से उठाए गए हैं, कुछ सीडीएस में से, कुछ एसएससी में से, है ना, ताकि आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल अच्छे से पता चल पाए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएँ. एंड येस डेफिनेटली अगर आप कोड आई कैन यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल द 3 प्लान्स दैट वी हैव. नाउ कमिंग टू द आर्टिकल, linear regression on the government's response to data on its policies. जो सरकार का रिस्पॉन्स है डेटा पर, किस डेटा पर, उनकी पॉलिसीज पर जो डेटा है, कि जो भी पॉलिसीज, जो भी नीतियां वो बनाते हैं तो उन नीतियों को कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, कितना उससे कितने लोगों को, टारगेट ग्रुप्स को बेनिफिट हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब चीज़ के ऊपर जो डेटा है उस पर गवर्नमेंट की, सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है. ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सेज टू statistical findings reveal an inability to accept hard truths. मतलब जो हार्ड ट्रुथ है, जो कड़वी सच्चाई है, उसको स्वीकार करने की अक्षमता समझ आई है, प्रकट हुई है. इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट हार्ड ट्रुथ्स. इवन एज द, एंड ऑब्वियसली हम जैसे ही ये वर्ड यूज कर रहे हैं, वी नो दैट द टोन ऑफ द ऑथर इज स्ट्रांगली क्रिटिकल, है ना, स्ट्रांगली क्रिटिकल. आप जैसे ही कुछ 2-3 लाइंस पढ़ते हैं किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी पैसेज का, आपको तुरंत पता चल जाता है कि टोन ऑफ द ऑथर क्या है. ठीक है, सो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट हार्ड ट्रूथ दिखा रहा है, मतलब अगर आप किसी को ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो टोन आपका क्रिटिकल है एंड स्ट्रांगली क्रिटिकल है. ठीक है, इवन एज द यूनियन गवर्नमेंट सजेस्ट्स दैट there were prima facie reasons for the suspension of the director of the International Institute for Population Sciences. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंटिस्ट्स के डायरेक्टर को सस्पेंड करने के प्राइमा फेसी रीजंस थे. ठीक है, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने कहा है. ठीक है, और वो डायरेक्टर कौन है, के एस जेम्स. द आईपीएस प्रिपेयर्स द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज. आईपीएस क्या करता है, आईआईपीएस क्या करता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज है उन्हें प्रिपेयर करते हैं ये. ठीक है, एंड रिपोर्ट्स टू द हेल्थ मिनिस्ट्री. और किसको रिपोर्टिंग करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को. इट इज डिफिकल्ट नॉट टू स्पॉट द विंडिक्टिव मोटिव्स. मतलब विंडिक्टिव मोटिव्स मतलब मुश्किल है ये इग्नोर करना. नॉट टू स्पॉट, स्पॉट करना मतलब देख लेना, नॉट टू स्पॉट मतलब अनदेखा करना, इग्नोर करना. तो मुश्किल है इस बात को इग्नोर करना कि इनको सस्पेंड करने के पीछे विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाली भावना है. मतलब डेफिनेटली इन्होंने कुछ डेटा ऐसा सबमिट किया है जो मे बी सरकार को अच्छी नहीं लगी है. ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स the government has taken a hostile approach towards the release of any data. कोई भी डेटा अगर रिलीज हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक हॉस्टाइल अप्रोच लिया है. ठीक है, इवन बाय इट्स ओन एजेंसीज. अगर उनकी खुद की एजेंसीज ने भी अगर कुछ डेटा ऐसा रिलीज किया तो उस डेटा के रिलीज को एक हॉस्टाइल अप्रोच दिखा रहा है सरकार. ठीक है, दैट रिवील इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स. इनकन्वीनियंस क्या होता है, असुविधा. इनकन्वीनियंस असुविधा, इनकन्वीनियंट असुविधा पैदा करने वाली सच्चाइयाँ अगर किसी डेटा में है तो ऐसे डेटा को पब्लिश करने पर सरकार ने जो है हॉस्टाइल अप्रोच दिखाया है, ऐसा आर्टिकल का कहना है. सो वी नो द टोन ऑफ द ऑथर इज स्ट्रांगली क्रिटिकल. ठीक है, दैट रिवील इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स अबाउट इट्स पॉलिसीज एंड देयर आउटकम्स. जो भी नीतियां और उसके जो भी परिणाम हैं उसको लेके अगर कोई इनकन्वीनियंट ट्रुथ है यानी कि असुविधा पैदा करने वाली सच्चाइयां हैं तो उसके रिवील होने पर हॉस्टाइल अप्रोच दिखाया है सरकार ने. रादर दैन यूजिंग देम एज फीडबैक, रादर दैन मतलब उसको फीडबैक की तरह यूज करने के बदले उस डेटा के रिलीज होने पर एक हॉस्टाइल अप्रोच दिखाया गया. ठीक है, द NFHS 5 2019-2021 का जो सर्वे है, फॉर एग्जाम्पल डिबंक द गवर्नमेंट्स क्लेम. डिबंक करना मतलब सच्चाई सामने लाना. तो गवर्नमेंट का क्लेम डिबंक किया मतलब गवर्नमेंट कुछ क्लेम कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन सर्वे ने बताया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ये रही सच्चाई. ठीक है, I hope you've got the meaning of this word. ठीक है, so NFHS 5 for example debunked the government's claim in 2019 that all villages were open ODF.
सभी विलेजेस, गवर्नमेंट का क्लेम था कि सभी जो विलेजेस है वो ओडीएफ हो चुके हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, लेकिन इस बात की सच्चाई, ये सरकार का दावा था कि सभी विलेजेस ओडीएफ हो चुके हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियल बात है, वो इस सर्वे ने बाहर निकाल दी। ठीक है, मतलब इस सर्वे ने डिबंक कर दिया सरकार के दावे को, क्लेम को। ठीक है, नाउ इट शोड दैट 19% ऑफ द सर्वेड हाउसहोल्ड्स डिड नॉट यूज एनी टॉयलेट फैसिलिटी। सर्वे ने क्या दिखाया कि 19% जिन हाउस होल्ड्स को सर्वे किया गया है उनमें से 19% हाउस होल्ड्स तो टॉयलेट्स यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब टॉयलेट्स यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ओडीएफ फ्री तो नहीं है ना। अदर सर्वेज, दैट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे फ्रॉम अक्टूबर 2018, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे ऑफ 2019-20 एंड The multiple indicator survey released earlier this year, इस साल में शुरुआत में जो ये सब जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं ये रिलीज हुए थे, इन्होंने भी दिखाया, also indicated that many villages were not ODF। सिर्फ एक सर्वे ने नहीं, और भी जो अभी हमने डिस्कस किए, ये तीनों चारों सर्वेज ने भी दिखाया कि सभी विलेजेस ओडीएफ नहीं है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं है। ठीक है, नाउ the NFHS survey 5 also showed a rise in anemia and that 57% of the surveyed rural households lacked access to LPG or natural gas। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 57% ऑफ द सर्वेड हाउसहोल्ड्स, रूरल हाउसहोल्ड्स मतलब गांव में जो हाउसहोल्ड्स है उनको जो सर्वे किया उसमें से 57% ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जहां पर एक्सेस टू यानी कि एलपीजी जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस का एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, या नेचुरल गैस, उसकी सुविधा वहाँ नहीं पहुंची है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो अनीमिया केसेस हैं, अनीमिया केसेस भी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अनीमिया केसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी का एक्सेस नहीं है। 57%, दैट्स मोर देन 50% एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, कॉलिंग इनटू क्वेश्चन, कॉलिंग इनटू क्वेश्चन का मतलब है सवाल उठाना। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल उठाना। तो सवाल उठाते हुए, किस बात पर सवाल उठाते हुए? इम्पैक्ट ऑफ द उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना क्या है वो आप मुझे क्लास के बाद कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाते हुए ये सर्वे ने ये डिटेल्स दिया कि भाई रूरल हाउसहोल्ड्स जितने सर्वे हुए हैं उसमें से 57% के पास तो एक्सेस ही नहीं है एलपीजी और नेचुरल गैस का। ठीक है, व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द रीसेंट पास्ट, what transpired in the recent past, transpired मतलब happened, what happened in the recent past, जो घटित हुआ अभी हाल ही में पास्ट में, what transpired in the recent past with other statistical findings is also revealing, revealing मतलब सच्चाई दिखाने वाला, खुलासा करने वाला। रिवीलिंग मतलब रिवील करना मतलब खुलासा करना, रिवीलिंग मतलब खुलासा करने वाला। तो जो रिसेंट पास्ट में हुआ है, व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट में जो भी हुआ है विथ अदर स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स, जो दूसरे स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स हैं वो भी इज ऑल्सो रिवीलिंग, वो भी खुलासा करने वाले हैं। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैड जंक्ड its consumer expenditure survey of 2017-18 ostensibly due to data quality concerns। अब जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय जो है उन्होंने जंक कर दिया था। जंक कर देना मतलब डिस्कार्ड कर देना, रद्दी में डाल देना, कोड़े में डाल देना, हटा देना, है ना। तो इन्होंने जंक किया था। क्या जंक किया था? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को इन्होंने जंक कर दिया था, मतलब बोला कि ये काम का नहीं है। ठीक है, कब का है ये? 2017-18 का। क्यों? ऑस्टेंसिबली, प्राइमा फेसी, मतलब जो रीजन बताया, जो एविडेंट है, जो ऑब्वियस है, ड्यू टू डेटा क्वालिटी कंसर्न्स। उन्होंने कहा कि जो डेटा हमारे पास है उसकी क्वालिटी कंसर्न्स है, मतलब कितनी क्वालिटी डेटा है हमारे पास, इन बातों पे चिंताएं व्यक्त करके उन्होंने बोला कि छोड़ो ये सर्वे तो नहीं करना है। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो सर्वे है इसको जंक कर दिया। ठीक है, इवन एज इंपॉर्टेंट इंडाइसेस रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी कंटिन्यू टू बी पेग्ड
टू द CES ऑफ 2011-12, ठीक है। सो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है हमारा 2011-12 का, उसके जो डेटा है उसी पर पेग किया जा रहा है इन्फ्लेशन के नंबर्स, पॉवर्टी के नंबर्स, है ना। हम देखते हैं कि पिछले साल से इस साल कितना महंगाई बढ़ी है, पिछले साल से इस साल कितनी गरीबी बढ़ी है, कम हुई है। तो हम कौन सा नंबर ले रहे हैं? बहुत पुराना, 2011-12 का। जब इतना पुराना नंबर ले रहे हैं तो वहाँ से लेके अब तक थोड़ी बहुत तो तरक्की हुई होगी, तो प्रोग्रेस दिखेगा, ठीक है। द NSSO's पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, which was cleared by the National Statistical Commission in 2018 was held back for showing a sharp increase in unemployment. जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का सर्वे था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स का पीरियोडिक सर्वे होते ही रहता है, और उनका ये जो डेटा था उसको रोक लिया गया था। होल्ड बैक मतलब रोक लेना। क्यों रोक लिया गया था? 2018 वाला जो है उसको क्यों रोक लिया गया था? क्योंकि उसमें दिखाया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में इंक्रीज था। दीज आर नॉट गुड नंबर्स। अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होना, पॉवर्टी में इंक्रीज होना, इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, ये सब अच्छे नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज वो डेटा दिखा रहा था तो उसको रोक लिया गया था, बट वॉज रिलीज ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट रिटर्न्ड टू पावर इन 2019। अब उसको रिलीज किया, 2018 में रोक लिया गया था, नहीं तो मतलब जब जस्ट इलेक्शन के टाइम या ऐसे टाइम्स होते हैं उसके पहले ऐसे नेगेटिव डेटा रिलीज करना गवर्नमेंट के खिलाफ सेंटिमेंट्स पैदा कर देता है, तो इसलिए उस डेटा को रिलीज कर होल्ड बैक कर दिया गया था, और जब सरकार वापस सत्ता में आई उसके बाद ही उस डेटा को रिलीज किया 2019 में। द डिले रिजल्टेड इन the resignations of the former acting chairman and another member of the NSC. अब इस डिले से और एक चीज़ क्या हुआ कि रिजल्ट तो जो रिपोर्ट है वो तो डिले में दिखाया, लेकिन फिर उसके बाद में सरकार तो पावर में आ चुकी थी, उसके बाद इस रिपोर्ट को तो रिलीज किया, लेकिन जो चेयरमैन है उनको रिजाइन करना पड़ा। द डिले रिजल्टेड इन द रेजिग्नेशंस ऑफ द फॉर्मर एक्टिंग चेयरमैन and another member of the NSC over the interference of the नीति आयोग in statistical issues. किस बात पर उनको रिजाइन करना पड़ा? कि नीति आयोग का दखल हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है स्टैटिस्टिकल सर्वेज पर, स्टैटिस्टिकल इश्यूज पर, ठीक है। नीति आयोग का involvement in releasing the back series on GDP growth that contradicted an NSC report in 2018 was another indication of the government's efforts to undermine traditional statistical institutions. जो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं इनको अंडरमाइन करना मतलब बेसिकली इनकी अथॉरिटी को कम करने की कोशिश करने का ये एक और प्रयास दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि अगर इस आर्टिकल का टोन क्रिटिकल है, स्ट्रांगली क्रिटिकल है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां बताई जाएंगी। अगर शुरुआत में आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी बाद में आपको आर्टिकल पढ़ के जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। रिसेंटली अ सीरीज ऑफ ओपिनियन आर्टिकल्स बाय मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर sought to discredit the methodology used by the NFHS and similar surveys. जो NFHS और सिमिलर सर्वेज है इन्होंने जो भी मेथोडोलॉजी, जो भी तरीका, जो भी प्रक्रिया यूज किया है सर्वे का, उसको जो है डिस्क्रेडिट किया गया है। मतलब क्रेडिट करना मतलब उसको उसकी तारीफ करना, डिस्क्रेडिट करना मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है। The government has also unduly and unjustifiably, duly मतलब न्यायिक तरीके से, अनड्यूली मतलब गलत तरीके से, और अनजस्टिफाइबली मतलब जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता उस तरीके से डिले किया है। क्या? द डेसिनियल सेंसस, जो डेसिनियल सेंसस एक्सरसाइज है उसको डिले किया। पुटिंग इनटू लिम्बो, पुट इनटू लिम्बो मतलब रोक देना, अटका देना, हवा में छोड़ देना, बीच में ही सस्पेंड कर देना। पुटिंग इनटू लिम्बो, क्या इनटू लिम्बो पुट किया? सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स एंड प्रोग्राम्स, कई सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स और प्रोग्राम्स है जो सेंसस डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेंसस का डेटा आता है फिर उसके ऊपर वो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो
जो हर 10 साल पर सेंसस होता है, सेंसस डेटा होता है, तो उसको रोक दिया गया था और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं और प्रोग्राम्स हैं जो उस सेंसस डेटा पे रुकते डिपेंड होते हैं, वो भी रुक गए, हवा में अटक गए, बीच मझधार में फंस गए। पुट इनटू लिम्बो, बीच मझधार में फंसा देना, रोक देना, अटका देना। ठीक है। नाउ डिपेंडेंट अपॉन सेंसस इंफॉर्मेशन, शेनानिगन्स ऑफ दिस काइंड, शेनानिगन्स हमने देखा, डिसऑनेस्ट वेज, शेनानिगन्स ऑफ दिस काइंड डू नॉट बोर्ड वेल। बोर्ड वेल मतलब अच्छा संदेश देना, बोर्ड वेल मतलब भविष्य के बारे में अच्छा संदेश देना, डू नॉट बोर्ड वेल मतलब भविष्य के बारे में अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। शेनानिगन्स ऑफ दिस काइंड डू नॉट बोर्ड वेल, इस तरीके के गलत तरीके जो भविष्य के बारे में अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। शेनानिगन्स ऑफ दिस काइंड डू नॉट बोर्ड वेल, इस तरीके के गलत इस प्रकार के जो गलत तरीके हैं वो भविष्य के बारे में अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया है। ठीक है। फॉर एन अदरवाइज रोबस्ट स्टैटिस्टिकल सिस्टम, मतलब अदरवाइज तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो रोबस्ट है, स्ट्रांग है, लेकिन इस तरीके के गलत अगर वेज यूज किए जाएंगे, डायरेक्टर को सस्पेंड कर दो या फिर नीति आयोग का इंटरफियरेंस, इनको इंडिपेंडेंटली, ताकि ये किसी सरकार के दबाव में ना आए, कोई भी सरकार, अभी की प्रेजेंट सरकार, आगे आने वाली जो भी सरकार हो, किसी के दबाव में आए बिना इंडिपेंडेंटली ये लोग जो डेटा है, वो सरकार का काम है नीतियाँ बनाना, अपने अपने देश को और अपने देश के लोगों को रिप्रेजेंट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले रहे हो, आप शासन कर रहे हो। लेकिन शासन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तरक्की हो रही है नहीं हो रही है, वो शासन से रिलेटेड लोग नहीं डिसाइड करने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट लोग डिसाइड करने चाहिए और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर इन्फ्लुएंस में होंगे तो वो हमेशा सरकार के पक्ष में ही बोलेंगे, है ना। सरकार जो कर रही है उससे एक्चुअल में भला हो रहा है, तरक्की हो रही है या नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, बॉडीज होंगे, वही कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अदरवाइज रोबस्ट स्टैटिस्टिकल सिस्टम है हमारा। जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम मतलब हर चीज़ के ऊपर डेटा ले आने वाला सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है अदरवाइज तो बहुत रोबस्ट है, स्ट्रांग है, लेकिन इस तरह के शेनानिगन्स जो हैं हमारे अदरवाइज रोबस्ट स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है। विच हैज़ बीन सब्जेक्ट टू स्ट्रेन्स, स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस, दबाव, एट अ टाइम व्हेन देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ पब्लिक डेटा, और इन पर उस वक्त दबाव पड़ रहा है जब पब्लिक डेटा का एक्सप्लोजन है, मतलब ये बिग डेटा वाला टाइम है, यहाँ पे इतना ज़्यादा डेटा है, इतना ज़्यादा डेटा, और इसमें यही है स्टैटिस्टिकल सिस्टम हमारा जो सही और रिलायबल डेटा दे सकते हैं हमें। और इस टाइम पे इस सिस्टम पर दबाव पड़ना इसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ पब्लिक डेटा इन अ ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नेंस। कॉमर्स हो, गवर्नेंस हो, रादर मेरे हिसाब से तो कॉमर्स हो, गवर्नेंस हो, पर्सनल लाइफ हो, हर एरिया में, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, एक्सप्लोजन ऑफ डेटा है, इतना ज़्यादा डेटा है। लाइक आई कैन रिलेट इट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो उस टाइम पे ये नहीं समझ आता था कि बुक्स में से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, लाइक अभी इंटरनेट 2016-17 के बाद और वो भी कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है। उसके पहले क्या था, बुक्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, तो जो कन्फ्यूजन हमें उस टाइम पे होता था कि बुक कौन सा खरीदें किसी टॉपिक के पढ़ने के लिए, अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलता है तो आप बुक्स में खो जाते हो। खासकर अगर आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसे जगहों पर, या जो भी स्टडी हब्स है, एजुकेशन हब्स है ना, वहाँ पे आप पहुँच जाते हो, तो बहुत सारी बुक्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल में आप कंटेंट में कंफ्यूज हो जाते हो। और वही चीज़ आज, वही कंफ्यूजन आज हर पर्सन इस कंफ्यूजन को फेस कर रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर इज एक्सप्लोजन ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा है ऑनलाइन, कोई भी चीज़ आप सर्च करो मिल जाएगा, और उसके 10-15 हज़ारों, 10-15 नहीं हज़ारों में आपको डेटा मिल जाएगा। विच वन इज़ मोर रिलायबल? सो हमारा जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है ये रोबस्ट है अदरवाइज, लेकिन इस टाइम पे अगर इस रिलायबल और रोबस्ट सोर्स पर स्ट्रेन पड़ेगा तो ये उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। राइट? सो दिस वाज द article for today, and let us see the vocabulary: vindictive, ostensible, hostile, shenanigans, and robust.
बहुत अच्छे अच्छी वर्ड्स है फिर से, एंड आई होप आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग भी समझ आ गया है, याद हो गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वर्ड्स याद हो गए हैं, ठीक है, और आपने ध्यान से क्लास अटेंड किया है और सब कुछ समझा है। इसका प्रूफ मुझे तब मिलता है जब आप क्वेश्चंस का आंसर देते हो कमेंट में, राइट, और आपका भी रिविजन होता है। सो यस, प्लीज गो अहेड एंड गिव मी द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, फाइंड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, एंड that's it for today. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, keep learning, keep growing. जय हिंद everyone.